हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, जैसे आप सभी को पता है आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और फाइनली हम लोग आज फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 विच इज मनी एंड बैंकिंग। और ये यूनिट सबसे सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट है और बहुत आसानी से आप इस यूनिट को समझ लेंगे। तो चलिए इन की पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए फटाफट से अपना रजिस्टर और पेन ले आइए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बच्चों, यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग, विच मीन्स कि जो यूनिट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट डिस्क्राइब करता है पूरी तरीके से मनी को, तो दूसरा पार्ट डिस्क्राइब करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम को। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इसके पार्ट 1 यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा मनी से, जहां पर हम पढ़ेंगे कि मनी क्या है, पहले क्या थी, अब क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उन सभी एस्पेक्ट्स को हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। बच्चे, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आज के टाइम पे जब आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वो क्या चीज है जिसको आप अपनी जेब में जरूर रख कर लेकर जाएंगे, जिसके बिना आप सामान नहीं खरीद पाओगे? क्या आपने घर में रखा हुआ सामान? नहीं। आपके पास आज के टाइम पर मनी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि जो मेन फॉर्म है वो है हमारी पेपर करेंसी। जैसे कि ये एक नोट जो मेरे हाथ में है, ये हमारा है पेपर करेंसी जो आज के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे फोन में भी बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू अगर हमें कोई भी सामान खरीदना हो तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं कुछ डेबिट्स और क्रेडिट कार्ड्स। विच मीन्स कि आज के टाइम पर हमारे पास जो मनी है वो बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको एक दुकानदार बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। के टाइम पे क्या इसी तरीके की मनी हमारे पास अवेलेबल थी? आखिर ये मनी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? किस तरीके से पहले के टाइम पे पेमेंट्स हुआ करती थी और ये जो आज मनी की फॉर्म है ये कितने स्टेजेस से होकर गुजरी है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बच्चे, जब हमारे पास मनी किसी भी फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी, ना तो वो हमारे पास पेपर करेंसी की फॉर्म में अवेलेबल थी, ना वो डेबिट क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में अवेलेबल थी, ना आजकल जो हम ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उस फॉर्म में अवेलेबल थी, तब हम एक्सचेंज करते थे कमोडिटी से कमोडिटी, यानी कि सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज किया जाता था। तो उसी को बोला गया बार्टर एक्सचेंज और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी बार्टर एक्सचेंज के बारे में। बार्टर एक्सचेंज का मतलब है जहां पर हम किसी व्यक्ति से सामान के बदले में सामान को बदल रहे हैं। जैसे कि मेरे पास है 1 किलो चावल और आपके पास है 1 किलो चीनी, तो अगर हम चावल से चीनी को बदल रहे हैं तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ बार्टर एक्सचेंज। पर क्या ये इतना ही आसान था? क्या इतनी ही आसानी से बार्टर एक्सचेंज किया जा सकता था? मैंने कहा कि मेरे पास है 1 किलो चावल और आपके पास है 1 किलो चीनी, बट मुझे 1 किलो चीनी नहीं चाहिए, मुझे तो बदले में चाहिए 1 किलो आटा। तो अब यहां पर होती है समस्या कि मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो मेरे चावल के बदले में मुझे आटा दे सके। मतलब कि उसे जरूरत हो चावल की और उसके पास जो सामान मुझे चाहिए यानी कि मुझे आटा चाहिए वो उसके पास अवेलेबल हो। तो ऐसी ही कुछ समस्या थी जो बार्टर एक्सचेंज में अराइज हुई। बार्टर एक्सचेंज का सीधा सा मतलब अभी हमने क्या समझा, दैट इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड, कि यहाँ पर हम एक्सचेंज कर रहे हैं। किस चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं? गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज किया जा रहा है और इसे सीसी इकोनॉमी यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। तो उस टाइम पर ऐसी इकोनॉमी जो बार्टर एक्सचेंज का इस्तेमाल करती थी उन्हें सीसी इकोनॉमी कहा गया। बट इस बार्टर एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम इस बार्टर एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड थी। तो उन कमियों को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया और यही कमियां कारण बनी मनी के इवोल्यूशन का। इसी की वजह से हमने सॉल्यूशन निकाला और हमने मनी को उसके अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व किया। तो समझते हैं बार्टर एक्सचेंज के कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि एक ऐसा इंसिडेंस लेकर आना जहां पर दोनों व्यक्ति यानी कि बोथ द बायर एंड द सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज विद ईच अदर्स गुड्स, यानी कि दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। ऐसा एक इंसिडेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल था।
क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि जो सामान आपके पास है वही सामान कोई दूसरा व्यक्ति आपसे चाहता हो और बदले में उसके पास भी वही सामान हो जो आपको चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपको चीनी और आटे के रूप में दे दिया, ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब मैं कहूं कि मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, मुझे रजिस्टर के बदले में पेन की जरूरत है, मुझे 2 पेन चाहिए एक रजिस्टर के बदले में, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो मेरे रजिस्टर के बदले में मुझे 2 पेन देने के लिए रेडी हो, एट द सेम टाइम उसे अपने 2 पेन के बदले में वो एक रजिस्टर चाहिए हो। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में हो सकता है ना कि समय पर हमें वो पर्सन मिले ही ना जिसके साथ हम ये एक्सचेंज पॉसिबल कर सकें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे साथ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की अंडर द सिस्टम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। सेकेंड प्रॉब्लम जो हमारे सामने निकल कर आई वो थी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? आज के टाइम पर अगर हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हमारे पास एक कॉमन यूनिट है रुपी। चाहे कोई सामान हम किलोग्राम में खरीद रहे हो, चाहे कोई सामान हम लीटर में खरीद रहे हो, चाहे कोई सामान हम मीटर में खरीद रहे हो, हम उसे रुपए की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि 1 किलो कितने रुपए के बराबर है। आप बाजार से अगर 1 किलो आलू खरीदने के लिए गए तो आपको जो वहां पे सेलर है, जो वेंडर है, वो ये कहेगा कि 1 किलो आलू 20 रुपए किलो है। 20 रुपए, रुपी के फॉर्म में उसने किलो को कन्वर्ट करके आपको सिंपली बता दिया। बट बार्टर एक्सचेंज में तुम ये काम कैसे करोगे? तुम कैसे कह सकते हो कि आपका 1 किलो आटा कितने चावल या कितने चीनी के बराबर है? क्या कॉमन मेजरमेंट है आपके पास इसके लिए? आप किस तरीके से ये हिसाब लगाओगे कि आपको कितना आटा बदलना है उनके चावल के बदले में? तो ये बहुत मुश्किल काम था बार्टर एक्सचेंज के अंदर, जिससे बहुत बार जो एक्सचेंज था वो हो ही नहीं पाता था। तो दूसरी प्रॉब्लम यही कहती है हमारी दैट देयर इज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स टू एक्सचेंज, कि हमारे पास कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी जो हमारे गुड्स की वैल्यू काउंट कर सकता हो, जो हमारे गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हो ताकि हम एक्सचेंज कर सके। कैसे फाइंड आउट करते हम ये वैल्यू? क्योंकि कॉमन यूनिट नहीं थी। तीसरी प्रॉब्लम आई स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। आज के टाइम पर हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। आपने सामान आज खरीदा, उसकी पेमेंट आप फ्यूचर में कर सकते हो, बट बार्टर एक्सचेंज में ऐसा कैसे पॉसिबल था? आप आज किसी व्यक्ति से सामान ले लेते हो और आप उसे कहते हो बदले में कि आपको मैं सामान 1 हफ्ते बाद दूंगा, बट क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि आपके पास वो सामान 1 हफ्ते बाद आ जाएगा जिससे आप उसको उस व्यक्ति को दे पाओगे जिसको आप प्रॉमिस करके आए हो? तो ऐसी कोई क्रेडिट यानी कि कोई उधारी वाली ट्रांजेक्शन, कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन बार्टर एक्सचेंज में नहीं हो सकती थी जो आज हो सकती है। आज तो हम लॉन्ग टर्म पेमेंट्स करते हैं, बट उस टाइम पे बार्टर एक्सचेंज में कोई फ्यूचर, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे हम अपना पैसा, अपनी वेल्थ को स्टोर करके रख पा रहे हैं, बट क्या बार्टर एक्सचेंज में आप अपने 1 किलो टमाटर स्टोर करके रख सकते थे क्या? कितने समय तक स्टोर कर लोगे? आप सोचो मुझे आज एक्सचेंज नहीं करना, मैं तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद एक्सचेंज करूंगा, क्या वो बचेगा सामान तुम्हारे पास तब तक? मोस्टली यहाँ पर एक्सचेंज में हम अगर पेरिशेबल गुड्स में डील कर रहे हैं तो पेरिशेबल गुड्स को तो आपको 2, 3, 4, 5 डेज, इतने देर तक आप उसको रख सकते हो, उसके बाद तो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो ऐसे में बार्टर एक्सचेंज के अंदर ये भी प्रॉब्लम एक अराइज हुई कि किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को फॉर द फ्यूचर यूज स्टोर कर सकते हो। भाई आपने आज एक्सचेंज तो कर लिया किसी के साथ, पर उस सामान को आप आज के आज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आप उसे सोच रहे हो कि चलो आज इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, हम इसे आगे फ्यूचर के लिए सेव करके रख देते हैं कि आगे इस्तेमाल कर लेंगे, बट हो सकता है वो खराब हो जाए तब तक। तो यहाँ पर बार्टर एक्सचेंज में ये भी प्रॉब्लम थी कि आप स्टोर नहीं कर सकते थे अपनी वेल्थ को। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स थी बार्टर एक्सचेंज के साथ कि एक तो हमें ये देखना कि सेलर और बायर दोनों एक ही टाइम पे एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, जिसे हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा। दूसरा, हमें एक कॉमन यूनिट चाहिए थी ताकि हमने गुड्स की कैलकुलेशन, ताकि हम अपनी गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सके ताकि एक्सचेंज पॉसिबल हो। तो हमारे पास नहीं थी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा, हम कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो कुछ उधार नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अलाउड ही नहीं था। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि आप किसी को फ्यूचर में उस चीज को एक्सचेंज कर सको। फोर्थ, स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पे वेल्थ को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना। कुछ चीजें स्टोर की जा सकती थी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो बार्टर एक्सचेंज के लिमिटेशन से कहीं ना कहीं हमें मनी के फंक्शन समझ में आए कि हमें मनी के
अंदर क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो मनी के फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ये मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे जो मनी हम यूज कर रहे हैं उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है और हम कहां तक पहुंच चुके हैं मनी की फॉर्म में। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले तो वही हमारा अभी जो हम पढ़कर आए कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज विच इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। तो पहले तो हमारा बार्टर एक्सचेंज ही चलता था, जहां पर आप सामान से सामान को एक्सचेंज करते थे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई बर्तन है, तो उस बर्तन को अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो व्हीट के साथ, राइस के साथ या किसी भी और सामान के साथ, तो वो आपका कहलाता था बार्टर एक्सचेंज। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप देख रहे हो तो कमोडिटीज है, तो ऐसे एक्सचेंज को हमने क्या नाम दिया, बार्टर एक्सचेंज। बट धीरे धीरे चीजें बदली और उसके बाद हमारे सामने आई मेटालिक मनी। हमारी जो हिस्ट्री है वो इस मनी से लोडेड है। मतलब जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जब उस टाइम पे शासन चलता था राजा महाराजा वाला, तो उस टाइम पे वो लोग भी जब ट्रेड करते थे तो ट्रेड के लिए वो लोग भी इस्तेमाल करते थे किसी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्योंकि हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी इन मेटल्स की कमी नहीं थी। तो जब भी यहाँ पे ट्रेड किया जाता था तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में किया जाता था। और आपको पता है कि जब मेटालिक मनी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था उसी टाइम पे हमारे देश से काफी सोना बाहर की कंट्रीज में जाया करता था, क्योंकि हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते थे। तो मेटालिक मनी हमारे हिस्ट्री के रिकॉर्ड से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे थे जैसे कि गोल्ड कॉइन्स का, सिल्वर कॉइन्स का, कॉपर कॉइन्स का, या उसके अलावा भी जो हमारे पास मेटल्स उस टाइम पे अवेलेबल थी उसके बदले में हम सामान खरीद रहे थे। बट बार्टर एक्सचेंज से थोड़ा बेटर था हमारा मेटालिक मनी एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी यूनिट्स आ गई थी जिससे हम मेजरमेंट कर सकते थे और यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जैसे भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मेटालिक मनी ने बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जहां पर हम कॉइन्स और इस मेटल्स के बदले में हम सामान खरीद रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके का सामान हो। उसके बाद फिर आई हमारी पेपर मनी, जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी बहुत ही अच्छी चित्रकारी करी है, आप देख ही रहे होंगे कि मेरी ड्राइंग कितनी बढ़िया है, जहां पर ये 500 रुपए का नोट है और इसके ऊपर ये गांधी जी बैठे हैं। आप इनके चश्मे से इन्हें पहचान सकते हो कि ये गांधी जी है, ठीक है। तो इस 500 रुपए के बदले में मैं किसी भी दुकानदार के पास जाऊंगी तो चाहे मुझे बर्तन खरीदने हो, चाहे मुझे फर्नीचर खरीदने हो, पता है मुझे पियानो जैसा लग रहा है लेकिन मैंने टेबल बनाने की कोशिश करी, मतलब फर्नीचर दिखाया मैंने आपको। तो आपको कुछ भी खरीदना हो आप इस मनी से खरीद सकते हो। तो पेपर करेंसी हमारी जो है वो थर्ड स्टेज में आकर हमें दिखी। पेपर मनी के साथ साथ एक क्रेडिट मनी भी हमें देखने को मिली है, बट उसको मैंने यहाँ पे एज अ कैटेगरी नहीं मेंशन किया है। कहीं ना कहीं आप पेपर करेंसी के साथ ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि आप बैंक में जो पैसा जमा कराते हो, आपने बैंक में एज अ डिपॉजिट पैसा जमा करा लिया है, अब जब आपकी इच्छा हो आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी क्रेडिट मनी के अंदर काउंट होती है। चेक के थ्रू पेमेंट करना आपकी क्रेडिट मनी के अंदर काउंट की जाती है। उसके बाद आई हमारे पास प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यानी कि हमारे हाथ में कुछ ऐसी प्लास्टिक दे दी गई जो मनी का काम कर रही थी। कौन कौन सी? जैसे कि हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स। आज मुझे किसी ज्वेलरी शॉप पर जाकर ये रानी हार खरीदना हो, लग रहा है ना रानी हार, बढ़िया लग रहा है ना, तो ये रानी हार अगर मुझे खरीदना हो, मैंने जेब में पैसा नहीं है, पेपर करेंसी के फॉर्म में मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैंने एक बैंक से अपने अच्छे सिबिल स्कोर के बदले में एक क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, उस क्रेडिट कार्ड के बदले में ज्वेलरी खरीद के ला सकती हूँ। तो ज्वेलरी शॉप वाले को तो पैसा मिल गया, अब मैं ये पैसा किसको दूंगी? बैंक को। अब बैंक वाले मेरे पीछे घूमेंगे पैसा लेने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं ये भी हमारी जो मनी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद ई मनी, इस मनी का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। हमारा जो मोबाइल फोन है ये एक ऐसा यंत्र हो चुका है जो हमारे लिए सारे काम करता है। हम यहाँ पर हर चीज के बिना रह पा रहे हैं आजकल, लेकिन अपने मोबाइल फोन के बिना नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल फंक्शंस हमें इसके बिना रहने नहीं दे रहे। तो अगर आप अपने घर से पैसा लेकर नहीं निकले हो लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपके फोन में कोई ऑनलाइन पेमेंट ऐप इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको लिंक करके आसानी से कहीं पर भी किसी भी टाइम पेमेंट कर सकते हो और कुछ भी सामान खरीद सकते हो। तो आज के टाइम पर हम मनी में यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ है। कहा हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे थे और आज हमारे पास मनी ऐसी फॉर्म में आ चुका है कि जस्ट एक ऑनलाइन मैसेज किसी सामने वाले के पास पहुंचता है तो वो ये मान लेता है कि हाँ उसके पास पैसा आ चुका है। तो इवोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से मनी इवॉल्व हुई। अब मनी 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 मनी, अब किसी भी चीज को मनी कैसे कहते हैं?
मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, हम किस चीज को कब मनी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो चलिए अब इन सब क्वेश्चन के आंसर्स को जानते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी। सो अब बात करते हैं कि हम जो इतना मनी 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 कर रहे हैं, अपना सपना मनी मनी, ये मनी है क्या। बच्चे मनी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। सो बच्चे मनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा हो एज अ मनी, उसे मनी कहा गया। मतलब मैम अब बच्चे यहां पर देखो, आज के टाइम पर आप चेक को एक्सेप्ट करते हो एज अ पेमेंट, मींस कि आपने उसको एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी दे दी है कि आप आज विश्वास करते हो सामने वाले इंसान पर कि ये जो आपको एक पेपर पकड़ा रहा है आपके हाथ में, इसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहां पर जो आपने उसके चेक को एक्सेप्ट किया, ये क्या है, ये भी तो एक मनी का काम कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कुछ गलत समय आ जाता है, गलत समय आ जाने की वजह से हम लोग अपने घर में रखे हुए सामान को भी गिरवी रखते हैं, जहां पर हमारा जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाते हो, जैसे कि मुथूट फाइनेंस वगैरह है, अगर आप इनके पास जाते हो और अपना गोल्ड इनके पास मॉर्टगेज करते हो, तो क्या ये बदले में आपको मनी नहीं देते? क्या ये बदले में आपको वो चीज नहीं दे रहे जो आपको चाहिए? आप उस टाइम पे उस गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो एज अ मनी, और वो उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड भी एक मनी की फॉर्म है। वो तुम्हें पता ही है कि मेटालिक मनीज थी हमारे पास। बट अगर कोई भी ऐसी चीज, कई बार क्या होता है कि हम अपना कोई सामान, जैसे कि आप अपनी कार गिरवी भी रख सकते हो, आप अपने यानी कि आप अपने एसेट्स भी गिरवी रखते हो, यानी कि वो एसेट भी आपके लिए कहीं ना कहीं मनी का काम कर रहा होता है। तो मनी वो हर एक चीज है जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए, यानी कि जिसको इन रिटर्न एक्सचेंज पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो हमारे पास इसके इसी क्वालिटी से हमने मनी के कुछ फंक्शंस इवॉल्व किए। तो मनी की डेफिनेशन क्या कहती है? दैट मनी इज एनीथिंग। अब यहाँ पे एनीथिंग का मतलब देखो, यहाँ पे क्या उन्होंने लिखा है कि मनी इज अ पेपर करेंसी? नो, यहाँ ये नहीं लिखा है दैट मनी इज अ पेपर करेंसी, या मनी इज अ प्लास्टिक मनी, या मनी इज अ ई मनी, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है मनी इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा हो। कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा हो? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको यानी कि इन रिटर्न एक्सेप्ट किया जा सकता हो। मेजर ऑफ वैल्यू, जिसके लिए हम एक कॉमन यूनिट निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को करने में हमारी मदद करे। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे एज अ वेल्थ हम स्टोर करके रख सकते हो। अगर कोई चीज इन सभी क्वालिटीज को पूरा करती है तो उसे हम यहां पर मनी का नाम देते हैं। और आपको पता है इसी डेफिनेशन से आपको मनी के फंक्शंस भी मिल गए हैं। मनी की डेफिनेशन में ही मनी के फंक्शन है। तो अगर मैं बात करूं तो मनी के जो फंक्शंस हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, बट मैं इसे बोलती हूं मेन फंक्शंस। ये मनी के मेन फंक्शंस हैं और ये मनी के सेकेंडरी फंक्शंस हैं। तो मेन फंक्शंस यानी कि एम से निकलते हैं मनी के दो और एम, यानी कि मनी इस्तेमाल की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इस्तेमाल की जाती है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन किससे है? एस से। तो इसी एस से हमें मनी के दो एस और मिलते हैं, यानी कि मनी इस्तेमाल की जाती है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के फंक्शन याद करने आपके लिए बहुत आसान है कि मनी के फंक्शंस जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, 2m एंड 2s। दो मेन फंक्शन और दो सेकेंडरी फंक्शन। मेन फंक्शन दोनों ही m से आते हैं और जो सेकेंडरी फंक्शन है दोनों ही s से स्टार्ट होते हैं। अब जरा इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या है। अगर मैं बात करूं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो आप ये कह रहे हो कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडियम मतलब जरिया, ये एक जरिया है जो हमें एक्सचेंज करने में मदद करता है। अगर आप किसी भी दुकानदार के पास अपनी पेपर करेंसी लेकर जाते हो तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, वो उसे मना नहीं कर सकता। बट यही चीज जब हम बार्टर एक्सचेंज में कर रहे थे तो वहां पर हमें सामने वाले की वांट को भी देखना था कि हम जो उसके पास सामान लेकर जा रहे हैं एक्सचेंज पर्पस के लिए, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो वहां पे ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकती है ना, कि अगर वो सामान उसे नहीं चाहिए तो हमारा जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। बट ये चीज मनी के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी गवर्नमेंट ने जिस मनी को लीगल टेंडर कह रखा है, समझते हो लीगल टेंडर? लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है एक ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है,
जैसे कि आज जो हम पेपर करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तभी तो उसके अंदर आरबीआई का नाम लिखा है भाई। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट करता है। बट वहीं पे डीमोनेटाइज्ड नोट्स जो है हमारे, वो 500 और 1000 के नोट्स, आज वो हमारे लिए नॉन लीगल टेंडर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करती, वो हमारे लिए एक लीगल मनी नहीं है। तो ऐसे में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन यही कहता है कि आज के टाइम पर जिस मनी को गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर का स्टेटस दे रखा है, उस मनी को कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए एक जरिया है एक्सचेंज पर्पस के लिए, कि चाहे हमें कुछ भी खरीदना हो, हम इस मनी से कुछ भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं। हम कोई भी सामान अपना खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। भाई बार्टर एक्सचेंज के अंदर हमारे सामने ये समस्या आ रही थी ना कि हर कोई चीज अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से थी, तो हमारे लिए कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी हमारे पास। बट हमारे पास मनी के आ जाने की वजह से रुपी की फॉर्म में हमें एक कॉमन यूनिट मिल चुकी है, जो हर किसी चीज के लिए एक्सचेंज रेशो निकाल सकती है कि भाई ये सामान के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। वो हमारे पास आज पॉसिबल है। क्यों? हमें कॉमन डिनोमिनेशन मिल गया है मेजरमेंट करने के लिए। तो मनी ने हमारी इस समस्या को सॉल्व किया कि हमारे पास आज मेजरमेंट के लिए एक यूनिट है जिससे हम अपने गुड्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई बार्टर एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सामान हुआ करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ कुछ सामान ऐसे थे जिनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अब ऐसे में हम कैसे उसको ये एश्योरेंस दे कि नहीं हम आपको फ्यूचर में सेम क्वालिटी का सामान दे देंगे, तो पॉसिबल नहीं था बार्टर एक्सचेंज में ये सब। बट आज मनी की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि मनी ने लेंडिंग और बोरोइंग का जो फंक्शन है वो हमारे सामने लाकर रख दिया है कि आज के टाइम पर हम उधार ले भी सकते हैं तो हम उधार दे भी सकते हैं। उसके बाद फोर्थ फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले के टाइम पे बार्टर एक्सचेंज में आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर पा रहे थे पेरिशेबिलिटी की वजह से, या कोई अगर आपके पास कोई हैवी सामान है तो उसको आपको मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए, या एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। बट आज यही काम मनी ने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। आपके पास पैसा है, पेपर करेंसी, आप उसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, आप उसे गोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसे बॉन्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल गोल्ड के बॉन्ड्स भी जो आरबीआई है वो आप प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कोई प्रॉपर्टी में, यानी कि बिल्डिंग में इन्वेस्ट वगैरह करके। तो बहुत सारे जरिए आपके पास आज के टाइम पे अपनी वेल्थ को स्टोर करने के, बट यही आपके पास ऑप्शन बार्टर एक्सचेंज में अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मनी के, जिसने किसी भी चीज को मनी कहा। तो हमने क्या यहां से कंक्लूजन निकाला कि कोई भी चीज हमारी मनी कहला देगी अगर वो हमारे इन फंक्शंस को फुलफिल कर दे। तो अगर वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो जाए, अगर वो हमें एक मेजरमेंट की यूनिट दे दे, अगर उसे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इस्तेमाल किया जा सके, और उसे हम स्टोर करके रख सके। सो आई होप बहुत ही आसानी से आपको मनी के फंक्शन समझ आ चुके होंगे। और हम पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई के बारे में। बच्चे मनी के बारे में मैंने आपको लाया, और सप्लाई तुम क्लास 11th पे पढ़ के आए हो, तो बस समझ गए ना मनी सप्लाई क्या होता है। इतना आसान नहीं है और इतनी सी ही बात नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर सप्लाई को समझाने के लिए बिल्कुल क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहूंगी। सो बच्चे वहां जब आप सप्लाई पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर आपको सप्लाई के साथ एक और चीज पढ़ाई जाती थी, जहां पर आपसे कहा जाता था कि आपको डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, बिटवीन द सप्लाई एंड स्टॉक। आपको ये जानना होगा कि क्या डिफरेंस है सप्लाई और स्टॉक के बीच में। तो चलो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो कि आपकी मम्मी आप लोगों के लिए 100 चॉकलेट्स लेकर आई, 100 चॉकलेट्स, ठीक है। बट मम्मी अब इतनी सीधी तो नहीं है कि पूरी 100 की 100 चॉकलेट्स आपको एक ही दिन में खाने के लिए दे दे। सो मम्मी ने क्या किया, मम्मी 100 चॉकलेट्स लेकर तो आई, बट उन्होंने उसमें से निकाली सिर्फ 10 चॉकलेट्स, और वो 10 चॉकलेट्स उन्होंने अपने रेफ्रिजरेटर में सामने बिल्कुल लगा दी कि बच्चों आओ और आके इन चॉकलेट्स को खा लो। मतलब खुला ऑफर है आप लोगों के लिए कि ये 10 चॉकलेट्स आप खा सकते हैं। बट उन 90 चॉकलेट्स का क्या किया मम्मी ने, उसको छुपा कर अंदर कहीं पर संभाल के रख दिया, क्योंकि वही एक ही दिन में थोड़ी ना 100 चॉकलेट्स खत्म करानी है। सो आपको पता है यहाँ आपकी मम्मी ने भी स्टॉक और सप्लाई का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। जो चॉकलेट्स मम्मी ने रेफ्रिजरेटर में आपके सामने ऑफर कर दी कि आओ और खा लो,
वो थी आपके लिए सप्लाई। बट वहीं पर जो 90 चॉकलेट्स मम्मी ने अंदर संभाल के रख दी थी, छुपा कर रख दी थी, वो था उनके लिए स्टॉक। सो बच्चे यही तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि एक प्रोड्यूसर के पास जितना भी टोटल आउटपुट होता है उसमें से जो पार्ट वो मार्केट में ऑफर कर देता है फॉर सेल, वही तो उसकी सप्लाई कहलाती थी। जो आउटपुट उसके पास रखा हुआ होता था वो उसका स्टॉक कहलाता था, विच मीन्स सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। बस बिल्कुल यही बात आपको समझनी है मनी सप्लाई के लिए भी। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। भाई आपके पास जितना भी पैसा है, बट वो पैसा कहाँ है? विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के हाथ में है। अब देखो ना, वेल्थ और मनी तो हमारे पास बहुत सारी फॉर्म में होती है ना, बट आपने जो पैसा यूज करने के लिए निकाल रखा है, भाई देखो आपकी मम्मी ने 10 चॉकलेट्स रेफ्रिजरेटर में सामने रखी, क्यों रखी? ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सके, उसको खा सके ना। हमने भी जो मनी पब्लिक के हाथों में दे रखी है वो इस्तेमाल करने के लिए तो दे रखी है ना, तो वही हमारी मनी सप्लाई है। बट that should be at a particular point of time। particular point of time का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अभी के अभी, just now। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? just now। अगर मैं अभी के अभी आपसे पूछती हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है अभी के अभी, अच्छा आप देखते हो कि जब आप कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस शो होता है, तो वहां पर ना एक टाइम भी मेंशन हो रहा होता है कि इस टाइम पर, इस डेट पर आपका जो बैलेंस है वो इतना है। तो वो आपको समझा रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके हाथ में कितना पैसा है वो रिप्रेजेंट करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। तो यहां पर आप मनी सप्लाई किसे कह रहे हो? मनी सप्लाई आप कह रहे हो द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी कि जितना भी पैसा है, बट विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक इन हैंड, जो पब्लिक के पास है फॉर द यूज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जस्ट नाउ, आप जब कहें उसी टाइम पर, इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है बच्चे। सो यहां से कुछ उसके फीचर्स भी निकल कर आए। तो पहला फीचर तो ये कहता है कि देखो मनी सप्लाई आप जब भी पढ़ते हो तो आपके सामने ना दो अलग अलग तरीके के लोग होंगे। एक होंगे द कंज्यूमर्स ऑफ मनी सप्लाई और दूसरे होंगे द सप्लायर्स ऑफ मनी सप्लाई। भाई किसी भी सामान को एक बंदा सप्लाई कर रहा है तो दूसरा बंदा उसको यूज कर रहा है ना। जैसे कि मम्मी ने आपको 10 चॉकलेट्स दी तो वो क्या है? सप्लायर ऑफ चॉकलेट्स। आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, खा रहे हो, सो यू आर द कंज्यूमर ऑफ दोस चॉकलेट्स। तो इसी तरीके से हम जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास भी होते हैं मनी यूजिंग सेक्टर और मनी क्रिएटर सेक्टर। तो मनी यूजिंग सेक्टर कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स। बट वहीं पर मनी क्रिएटर सेक्टर्स कौन से होते हैं? हमारे गवर्नमेंट और बैंक्स। तो जब भी हम मनी सप्लाई की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम वहां पे पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मनी यूजिंग सेक्टर्स की। हम मनी क्रिएटर सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो हमें मनी दे रहे हैं ना इस्तेमाल करने के लिए। इन्होंने सप्लाई दी तभी तो हमने इस्तेमाल किया, तो हम इनकी बात करते हैं, हम सप्लायर्स की बात नहीं कर रहे। दैट मीन्स हम गवर्नमेंट और बैंक्स की बात नहीं करते। Another feature is it is a stock concept. Obviously it is a stock concept because it is measured at a particular point of time. याद है ना, स्टॉक और फ्लो पढ़ा है हमने। अगर आपको अभी भी स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, जाओ फटाफट से कहाँ, प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स 2024-25 यूनिट 1 नेशनल इनकम, उसके स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो में ही आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, डिटेल में समझाया हुआ है, वहां जाके सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ जस्ट नाउ, तो अभी के अभी आपको बताना होगा। अब इस मनी सप्लाई को मेजर करने के भी हमारे पास 4 अलग अलग तरीके। अब वो 4 तरीके कौन से हैं? वो 4 तरीके उन्होंने बनाए हैं अपनी डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पर। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है मैम? बच्चे यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब होता है विच इज मोर नियरर टू मनी और यू कैन से कैश, और which can be easily convertible into cash, यानी कि जिसको बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो, जो कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है, उसे हम कहते हैं द मोर लिक्विड एसेट। तो ऐसे यहाँ पर भी उन्होंने जब मनी सप्लाई के मेजरमेंट के लिए उन्होंने फॉर्मूलाज डिराइव किए, तो लिक्विडिटी के बेसिस पर ही उन्होंने इस चीज को डिराइव किया। तो हमारे पास यहाँ पर है M1, M2, M3, M4। तो ये 4 हमारे पास मेजरमेंट है मनी सप्लाई के ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो उसमें अगर मैं सबसे पहले M1 की बात करूं तो ये होते हैं सबसे ज्यादा लिक्विड, मींस कि इसको आप बहुत इजीली कैश में, कैश मतलब देखो यहाँ पे ना कैश को लिक्विड से कंपेयर किया गया है।
तो जो चीज इजीली कैश में कन्वर्ट की जाती हो या बहुत ही कैश के नियर मानी जाती हो, इक्विवेलेंट मानी जाती हो, जैसे कि चेक को हम कैश के इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं, तो उसे कहा जाता है एक लिक्विड एसेट, यानी कि वो बहुत ज्यादा लिक्विड है। तो ऐसे ही जो M1 के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आप पढ़ोगे वो मोर लिक्विड माने जाते हैं एज कंपेयर टू द अदर कंपोनेंट्स, तो इसलिए इसको बोला जाता है द मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट। उसके बाद M2 लेस लिक्विड होता है एज कंपेयर टू M1, M3 फिर और लेस लिक्विड होता है एज कंपेयर टू M2, और M3 का ना एक और नाम भी है यहाँ पे, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे वो सारे रिसोर्सेज आप देख लोगे, मनी के फॉर्म्स देख लोगे जो एक सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए उसको सम टोटल इसे कहा जाता है। उसके बाद जो लीस्ट लिक्विड है हमारा वो है M4, ठीक है। तो कह सकते हो ये 4 भाई हैं, सबसे छोटा भाई M1, उससे बड़ा M2, उससे बड़ा M3 और सबसे बड़ा M4। अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट कौन सा है तो M1 है, लीस्ट लिक्विड कौन सा है M4 है, और हमारे M3 के लिए तो एक स्पेशल कैटेगरी हमने दे दी है, क्या, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सो हमने मनी सप्लाई को तो समझ लिया क्या होता है, बस जस्ट हमें इसके कुछ फॉर्मूला समझने हैं, क्योंकि आप इसको जस्ट फॉर्मूले की तरह ही यूज करने वाले हो, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल नहीं है हमारे पास जो हमें पढ़नी है, बस हमें इसके फॉर्मूले समझने हैं, हर एक कंपोनेंट का मतलब समझना है और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो चलिए अब जरा इसके फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। सो बच्चों ये है हमारे 4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। स्टार्ट करते हैं M1 से। जब हम M1 की बात करते हैं तो M1 को बोला गया द मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट, विच मीन्स कि यहाँ पर वो सारे कंपोनेंट्स होते होंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते होंगे, जो सबसे ज्यादा कैश की फॉर्म में होंगे, तो इसीलिए इसका एक और नाम भी है, इसको हम ट्रांजैक्शन मनी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी इकोनॉमी के अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारी ट्रांजैक्शन इन्हीं फॉर्म्स में की जाती है, तो इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन मनी भी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आते हैं हमारे करेंसी एंड कॉइन्स। अब जब मैं बात कर रही हूँ करेंसी की, तो यहाँ पर करेंसी से मतलब क्या है हमारा, द पेपर करेंसी, द पेपर नोट्स। और बच्चे करेंसी को हम इस तरीके से भी समझते हैं कि ये एक होनी चाहिए लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, जिसको हमारा लॉ सपोर्ट करता है, या इसे हम फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी मतलब कि जो मनी बाय ऑर्डर ऑफ लॉ सर्कुलेट की जाती है इकोनॉमी के अंदर, उसे हम उसकी फिएट मनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पेपर नोट्स अलाउड है इन सर्कुलेशन होना बाय द लॉ, वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स आप इस टाइम पे सर्कुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, द 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, तो ये सारे कॉइन्स जो हमारे इस टाइम पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। बट ये किसके हाथों में इस टाइम पे, पब्लिक के हाथों में, ठीक। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। अब यहीं से आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए कि मैम जब आपने अभी मनी सप्लाई पढ़ाया तो आपने तो हमें ये बोला कि कमर्शियल बैंक्स को तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, हम बैंक्स और गवर्नमेंट को तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो ये कैसे हुआ? बच्चे ये पैसा है हमारा, हम अपना कुछ पैसा कमर्शियल बैंक में भी तो जमा करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, जिस पैसे को आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो बाय चेक या किसी भी अदर फॉर्म्स के थ्रू, यानी कि जब भी आपको जरूरत हो आप उस बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो ये हमारा ही पैसा है। और ये डिमांड डिपॉजिट सिर्फ डिमांड डिपॉजिट नहीं, नेट डिमांड डिपॉजिट्स है। अब नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, जरा इस डायग्राम से समझो। सपोज करो कि 2 बैंक है, पीएनबी और एसबीआई। पीएनबी ने 10,000 रुपए एसबीआई के अंदर एज अ डिमांड डिपॉजिट जमा करा, ऐसे ही एसबीआई ने 20,000 रुपए जमा करा। तो ये बैंक भी आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये इनका खुद का पैसा है। जरूरी नहीं है कमर्शियल बैंक के अंदर सारा पैसा हमारा ही हो, बैंक्स का खुद का पैसा भी होता है और एक दूसरे बैंक्स का भी पैसा होता है। तो जो पैसा बैंक का खुद का है या आपस में एक दूसरे का पैसा, यानी कि वो जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसको हम यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं। मतलब जब भी आप नेट कैलकुलेट कर रहे हो तो नेट कैलकुलेट करते टाइम आप टोटल डिमांड डिपॉजिट्स में से इंटर बैंक डिपॉजिट्स को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो यहाँ पर सिर्फ वही पैसा लिखा जाएगा जो हमारा है, पब्लिक का है, ठीक। फिर अदर डिपॉजिट्स आएंगी विद आरबीआई। मैम अगेन आरबीआई का नाम लिया आपने, वो तो हमारे बैंकिंग सिस्टम का ही पार्ट है, वो भी उसी से बैंकिंग सिस्टम बना है। सो बच्चे अब मैं बात करती हूँ कि जब आरबीआई की अदर डिपॉजिट्स की बात हो रही है ना, तो ये भी हमारा पैसा नहीं है। अब ये हमारी गवर्नमेंट का या हमारे बैंकों का पैसा नहीं है, ये पैसा है किसका, फॉरेन गवर्नमेंट्स का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का।
हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका पैसा, क्योंकि आरबीआई में पब्लिक तो पैसा जमा करती नहीं है, कमर्शियल बैंक जमा करते हैं हमारे। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स नहीं देखी जा रही हैं, यहाँ पर इंडियन कमर्शियल बैंक्स की डिपॉजिट्स नहीं देखी जा रही हैं। फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उन लोगों ने आरबीआई के पास पैसा जमा करा रखा है तो वो हम अदर डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3 लोगों की तरफ से पैसा देखा है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, पब्लिक। बट ये सारा का सारा पैसा किसका है? या तो इंडिविजुअल्स का है या बिजनेस फर्म्स का है। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे कैसे याद करते हैं? सीसी प्लस ओडी प्लस डीडी, CC प्लस DD प्लस OD, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, एंड इट इज द मोस्ट लिक्विड वन। M2, अब M2 के अंदर M1 के सारे गुण, मतलब करेंसी और कॉइन्स भी हैं, अदर डिपॉजिट्स भी हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी हैं, बट यहाँ पे कुछ सेविंग्स डिपॉजिट्स भी हैं जो हम जमा कराते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में। अब बच्चे, आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो डाक घर होते हैं, जो डाक घर होते हैं ना, इनका काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना नहीं होता। यहाँ पर आप नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स की तरह अपने सेविंग बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो ये ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करते हैं अपनी कुछ स्कीम्स के थ्रू कि जो जनरल पब्लिक है वो अपने अकाउंट्स यानी कि सेविंग अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस में खुलवाए। तो बहुत सारी स्कीम्स ये चलाते हैं, तो उन्हीं स्कीम्स के तहत कुछ सेविंग डिपॉजिट्स इनके पास होंगी, तो वो आप M1 के साथ यहाँ पे लिखोगे और वो बन जाएगा फिर आपका M2। M3, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस, तो इसके अंदर M1 की सारी चीजें प्लस यहाँ आ गई है नेट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? ऐसे डिपॉजिट जिनके साथ समय जुड़ा है। अब ऐसा कौन से डिपॉजिट्स के साथ जुड़ा होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हम अपने बैंक्स के अंदर एफडीज भी कराते हैं कि हमने यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, 10 साल 5 साल, इतने टाइम के लिए हम कोई एफडी करा रहे हैं, तो ये पैसा हम इजीली विड्रॉ नहीं करते और बहुत जल्दी विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए M3 जो होता है वो हमारा फिर और लेस लिक्विड हो जाता है एज कंपेयर टू M2 और M1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आती है फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स। यहाँ मैं बैंक्स की जब बात कर रही हूँ तो ये मेरे कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, तो M1 की सारी चीजें प्लस कमर्शियल बैंक के अंदर अगर कोई भी एफडीज है तो वो भी यहाँ पर आ जाती है, बट ये भी कौन सी होनी चाहिए? नेट वाली। मींस कि अगर कोई भी इंटर बैंक डिपॉजिट्स है तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाएंगी। फिर आता है हमारा M4, द लीस्ट लिक्विड। अब यहाँ पर M3 है जो कि ऑलरेडी लेस लिक्विड है, वो आपने इंक्लूड किया, और M3 को इंक्लूड करने का मतलब है आपने उसके अंदर M1 भी इंक्लूड कर रखा है, प्लस टोटल डिपॉजिट्स। अब यहाँ बात हो रही है टोटल डिपॉजिट्स की, मींस चाहे वो सेविंग डिपॉजिट्स हो, चाहे डिमांड डिपॉजिट्स हो, चाहे आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हो, और ये किसके साथ है? आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब यहाँ बात आ रही है टोटल डिपॉजिट्स की, और ये टोटल डिपॉजिट आपने किसके साथ कर रखी है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के साथ। देखो यहाँ आपने M1 में डिमांड डिपॉजिट ले ली, फिर आपने टाइम डिपॉजिट्स भी ले ली, तो M3 के अंदर कमर्शियल बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स भी हैं और एफडीज भी हैं। बची थी हमारे पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स, वो आपने और ऐड कर दी यहाँ पर। तो ये हो गया ना फिर लेस लिक्विड, क्योंकि ये इजीली विड्रॉ आप नहीं कर सकते हो इस पैसे को, या इजीली आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बट एक्सक्लूडिंग NSC। अब NSC क्या होता है? NSC की फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम होती है जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स अपनी जनरल पब्लिक को जिन्होंने भी ये स्कीम खरीदी होगी। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में उन्हें वो चीज दे दी जाती है। तो हमें इतना डिटेल में स्कीम को नहीं पढ़ना है, बस हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पर M3 की सारी चीजें प्लस जितने भी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के साथ आपने करा रखी है एक्सक्लूडिंग NSC, वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, सो मोस्ट लिक्विड हुआ M1 और लीस्ट लिक्विड हुआ M4। सो जस्ट ये हमारे 4 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल आता भी है तो जस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं, आज तक पूछा भी नहीं गया है। तो बस फिर भी आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो माइंड में रिटेन करने हैं। असर्शन रीजंस में हो सकता है कि आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बस इतना सही है हमारा मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, मनी का पोर्शन तो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। हमारी यूनिट 2 का नाम ही था मनी एंड बैंकिंग, जिसने इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मनी और एक बैंकिंग। सो मनी का पोर्शन तो हो गया हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम एंटर करने जा रहे हैं बैंकिंग वाले पोर्शन की तरफ। सो बच्चे, बैंकिंग वाले पोर्शन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, सो जब हम बोल रहे हैं बैंकिंग तो हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग क्या है? एक सर्विस है जो हमारे पैसों की समस्या को दूर करती है।
कि जब भी हमें पैसों की जरूरत हो तो उस पैसों की जरूरत को हमारा जो बैंक है वो पूरा कर सकता है। और बैंक क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमसे पैसा लेता है और हमें पैसा देता भी है। सो क्या सिर्फ इतना ही है बैंकिंग सिस्टम? क्या बैंकिंग सिस्टम हर कोई अपने तरीके से चला रहा है? अब आप एक बात देखो कि अगर किसी घर के मेन गेट की चाबी अगर घर के हर सदस्य को दे दी जाएगी तो किसी भी तरीके का जो एक रेगुलेशन है ना उस घर के अंदर, जो एक डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। कोई किसी भी टाइम पे घर पे आएगा, किसी भी टाइम घर से जाएगा, मतलब किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी किसी भी चीज से रिलेटेड। बट वहीं पर अगर उस घर के एक बड़े सदस्य ने ये बात कह दी कि घर के ताले की चाबी तो सिर्फ मेरे हाथ में रहेगी और घर खुलेगा सिर्फ रात के 10 बजे तक, 10 बजे तक आओगे तो गेट खोल दिया जाएगा, 10 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी। यानी कि वहां पर वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, लोगों को मॉनिटर करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बैठ गए हैं। क्यों? ताकि वो घर सही तरीके से चल सके। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी जाती है, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस घर में जो बच्चे होते हैं ना उनकी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता, उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और देखो कहीं ना कहीं जो सक्सेस है वो उनसे थोड़ी दूर होती है। बट जिस घर में एक डिसिप्लिन के साथ काम होता है, बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाता है, उनकी सारी बातें मानी जाती है, वो घर बहुत खुशहाल घर होता है। बच्चे हमारा ये हमारी जो कंट्री है ये भी तो हमारा घर ही है ना, इसी में तो रहते हैं हम। तो जो चीजें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वही सब चीजें तो हमारी कंट्री में भी हो रही हैं। सो कुछ इसी पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर भी हमने देखा कि भाई हमारी कंट्री का एक बैंकिंग सिस्टम जो कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। तो इसको संभालने के लिए भी तो हमें एक सदस्य का चुनाव करना होगा जो इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से चला सके। तो वही एक बुजुर्ग चाहिए, हेड चाहिए। तो यहाँ पर हमने भी ये काम सौंपा हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक को। हमने भी एक एपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है? द हाई अथॉरिटी, कि ऐसा पर्सन, घर का वो पर्सन जिसके पास हाई अथॉरिटी हो, उसे हम कहते हैं घर के बुजुर्ग। इसी तरीके से जब कंट्री की बात हो रही है तो कंट्री में भी हमने एक एपेक्स बॉडी क्रिएट करी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जिसको हमने हाई अथॉरिटी दी कि जी आपके हाथ में सारी पावर है, अब आप संभालेंगे हमारी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम। तो उसी को हमने क्या बोला? सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, तो इसी तरीके से हमारी कंट्री का भी एक सेंट्रल बैंक है और आप सभी जानते हो उसको। कौन है वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो आरबीआई है, इसी आरबीआई के हाथ में वो सारी पावर है जिसकी हेल्प से ये हमारी इकोनॉमी के अंदर जो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसे मेंटेन किया जाता है। अरे देखो ना, हर नोट पे आरबीआई लिखा होता है रे, ये पैसा देता है हमको। अगर ये हमको पैसा नहीं देगा तो हम कैसे काम करेगा? सोचो ना कुछ। तो भैया इनकी बात को मानना है ना, क्योंकि इनकी बात को नहीं माना ना तो ये जो तुम मौज मस्ती मजे करते हो ना ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि बिना पैसों के थोड़ी ना कुछ भी होता है ना। सो बच्चे हर कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कौन चला रहा है? सेंट्रल बैंक, और वो एक ही होता है ना। और हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी कंट्री वाले से हमें क्या करना है? हमें अपने वाले का नाम याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल बैंक है ये अपनी इस पूरी फैमिली को मेंटेन करते हैं, और इन फैमिली के अंदर चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, ये सारे ही बैंक इसके अंडर काम करते हैं। मतलब मान लो कि ये पिताजी हैं तो ये उनके बालक है, ये सारे उनके बच्चे हैं, और उनके बच्चों को यहाँ पर हमने क्या बोला है? कमर्शियल बैंक्स। सो पिताजी कौन है? आरबीआई। आरबीआई के अंडर जो उनके बच्चे हैं उनका नाम क्या है? कमर्शियल बैंक। अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो, ठीक है जी, ओके। अब मैडम ये कमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं? बच्चे देखो कमर्शियल बैंक के काम तो बहुत सारे हैं, बस तुम इसके लेकिन दो मेन फंक्शन समझ लो। भाई किसी को भी अगर आप कमर्शियल बैंक कहते हैं तो वो दो मेन काम करता है। क्या? वो हमसे हमारी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और हमें अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो वो हमें फंड भी लेंड कर देता है, यानी कि पैसे उधार भी दे देता है। सो हम जुड़े हैं कमर्शियल बैंक से, ठीक। बट ये जो हमारे हेड है ना इन सभी बैंक्स, यानी कि एक बैंक्स की एक फैमिली है और उस फैमिली के जो हेड है आरबीआई, ये हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। इनके साथ हमारा कोई जो लिंक है वो नहीं है। ये किसके साथ बात करते हैं? ये अपने बच्चों से ही बात करते हैं। तो ये गवर्नमेंट से बात करते हैं, ये कमर्शियल बैंक से बात करते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। मतलब इनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, इनको पैसा उधार देना, वो काम हमारा आरबीआई करता है।
ठीक है। सो एक बात हमें ये समझ में आई कि किसी भी कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो उसके बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई है। अच्छा, और अब इस आरबीआई के अंडर कौन काम करते हैं? कमर्शियल बैंक्स। बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स काम करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हो। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक क्या काम करता है? कमर्शियल बैंक लिंक करता है पब्लिक के साथ, और वो पब्लिक को क्या करता है? फंड्स लेंड करता है या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, और गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स को जो काम एक कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए करता है वही काम एक आरबीआई अपने गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स के लिए करता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है। सो अब मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स। सो बच्चों अब देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सो अगर हम मीनिंग की बात करें तो बेसिकली हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या करता है? तो सेंट्रल बैंक पहली बात तो एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी से हम अब समझ ही चुके हैं कि इसका क्या मतलब है, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हाईएस्ट अथॉरिटी पे है। मींस जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स में से सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी है वो इसी के पास है। ठीक है, तो ये एक एपेक्स बॉडी है, द मेन बॉडी विच कंट्रोल्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स एंड ऑपरेट्स द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये क्या क्या करता है? रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 फंक्शन हमारे यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं एक सेंट्रल बैंक के। सो वहीं पे अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, लेंड्स करता है मनी यानी कि पैसे उधार देता है, और इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद ही क्या है? पैसा कमाना। मतलब कि यहां हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक तो सिर्फ हमारे बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करने का काम कर रहा है, वहीं पे कमर्शियल बैंक जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता है। ठीक है, स्टेटस, अब दोनों को क्या स्टेटस दिया गया है भाई? ये तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और ये जस्ट एक पार्ट है हमारे पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर का, जहां पर सेंट्रल बैंक पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को बना रहा है, संभाल रहा है, वहीं पर उस बैंकिंग स्ट्रक्चर का सिर्फ एक पार्ट है कमर्शियल बैंक। ठीक है, थर्ड इज ओनरशिप। जो सेंट्रल बैंक है उसको गवर्नमेंट ही रन करती है, मतलब गवर्नमेंट ही उसको ओन और गवर्न करती है। बट अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है, तो इनको ओन और गवर्न करती है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर दोनों हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सेंट्रल बैंक टोटली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि हम आम जनता के लिए काम करते हैं, हालांकि डायरेक्ट उनसे बात नहीं करते बट काम हमारे लिए कर रहे हैं। बट कमर्शियल बैंक सिर्फ किस लिए काम कर रहा है? खुद के लिए, जस्ट टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स। ओके, पब्लिक डीलिंग, अभी हमने यहां पर समझा कि ये किसी भी तरीके से पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं, इनकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, डायरेक्टली काम हमारे लिए कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली। सो हम लोग डायरेक्टली कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करते हैं, मतलब अगर हमारी कोई पैसों की समस्या है कि हम अपने पैसे जमा करने हैं या पैसे उधार चाहिए, तो वो काम हम अपने कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बैंक्स, सेंट्रल बैंक कितने होते हैं? एक, हेड ऑफ द फैमिली एक ही होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक है एक, वहीं पे कमर्शियल बैंक्स है बहुत सारे, देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स वी हैव। ठीक है, उसके बाद इश्यू ऑफ करेंसी, नोट पे आरबीआई लिखा होता है या एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी लिखा होता है? आरबीआई लिखा होता है ना, दैट मीन्स जो सोल अथॉरिटी है करेंसी को प्रिंट करने की, वो किसके पास? सोल मोनोपोली किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास ऐसी किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं है। ठीक है बच्चे, बाकी हम ये जो करेंसी को इशू करना वगैरह है इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये था सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस। सो बच्चों हम लोग जो आज टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, विच मीन्स कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मार्केट में क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि चलो सेंट्रल बैंक तो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, बट हमारा कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट मोटिव्स के लिए काम करता है। तो वो खुद तो कुछ करते नहीं है, तो वो पैसा कैसे कमाते हैं? उनका बिजनेस क्या है भाई? वो किस तरीके से ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? भाई कमर्शियल बैंक्स जो काम कर रहे हैं उनका काम क्या है? पैसा बांटना और पैसा अपने पास रखना, तो उसी से ही वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कैसे?
हम अपना पैसा एज अ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास जमा करते हैं और जब हमें मन करता है हम उस पैसे को विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक कैसे आगे हमारे पैसे को लोन की तरह किसी और को देता है? उसके पास खुद का तो कोई पैसा होता ही नहीं है, तो पैसा कहां से आता है जिससे वो लोन प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता ही होगा ना कि किसी डिपॉजिटर ने पैसा जमा कराया और वो अपना पैसा निकालने के लिए आ गया, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये गड़बड़ हमको पता लगानी है, हमें ये सीक्रेट जानना है। तो आज हम उन कमर्शियल बैंक्स का वही सीक्रेट रिवील करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है ये सीक्रेट जिसकी हेल्प से कमर्शियल बैंक के खुद के पास ही पैसा होता है, वो लोगों को भी पैसा दे देता है, और अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आता है तो उसको भी पैसा मिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? और ये सारी चीजें कमर्शियल बैंक प्रॉफिट्स पे कर रहे हैं। सो बच्चों, आज हम उस सीक्रेट को जानेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ LRR। LRR मैडम हमने तो RRR सुना था, अभी LRR क्या है? बच्चे LRR की फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, और इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी, और उस कहानी से तुम अपने आप ही ये सारी चीजों को समझ लोगे, ठीक है? तो कहानी का जो मेन किरदार है वो है हमारा मिस्टर स्मार्ट। मिस्टर स्मार्ट जो थे वो बिल्कुल भी इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि किसी को भी अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए खुद की जेब में पैसा होना जरूरी है। भाई उनका नाम ही मिस्टर स्मार्ट था, और ऐसे उनका नाम मिस्टर स्मार्ट नहीं था, उनका दिमाग बहुत तेज चला करता था। तो एक दिन उनके दिमाग में यही बात आई कि यार देखो, पैसा तो कमाना है इस जिंदगी में, बिना पैसा कमाए तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो पैसा तो कमाना है, लेकिन मेरी खुद की जेबें तो खाली है, तो क्या मैं कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाऊंगा? तो उसके दिमाग ने उसको जवाब दिया कि नहीं भाई, तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम मिस्टर स्मार्ट है तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। किसने कहा है कि अगर पैसा कमाना तो उसके लिए खुद की जेब में पैसा होना जरूरी है? तुम्हारे पास दिमाग होना जरूरी है, उस पैसे का इस्तेमाल करना तुम्हें आना चाहिए, बस फिर तुम्हारा काम बन गया। तो मिस्टर स्मार्ट ने अपनी एक ट्रिक लगाई। उसका ना एक दोस्त था, बचपन का दोस्त था, जिसका नाम था रिच रिच, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने कहा क्यों ना अपने इस दोस्त का इस्तेमाल किया जाए पैसे को कमाने के लिए। तो एक दिन वो गया अपने दोस्त मिस्टर रिच रिच के पास और उसने उससे कहा कि रिच रिच, आज समय आ गया है कि आज हमारी दोस्ती का है क्या, एग्जाम। तो रिच रिच, मुझे ना 10,000 रुपए की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? उसने कहा हाँ क्यों नहीं दोस्त, हम लोग बचपन से दोस्त रहे हैं, और आज अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं क्यों नहीं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो तुरंत अंदर गया और अंदर से 10,000 रुपए निकाल के उसने हाथ में रखे मिस्टर स्मार्ट के। लेकिन अभी सिर्फ ऐसे रखे ही थे, छोड़े नहीं थे। तो उसने कहा कि देखो यार, ये जो पैसा है ना, ये बहुत खराब चीज है, ये अच्छे से अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है, अच्छी अच्छी दोस्ती को तोड़ देता है। सो लेट मेक इट प्रोफेशनल, कि यारी दोस्ती से सब अपनी जगह पर है, लेकिन जहां बात पैसों की आती है तो पैसों की बात को पैसों की तरह ही करते हैं। आज मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं इस 10,000 रुपए के बदले में आपसे 5% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सो मिस्टर स्मार्ट ने कहा बस यही थी दोस्ती, यही था प्यार, बीच में आ गई ये इंटरेस्ट की दीवार। उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल आ गई है, अगर आज ये मैं इंटरेस्ट की दीवार नहीं खड़ी करूंगा ना तो कल को हमारी दोस्ती में जरूर दीवार आ ही जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि रिच रिच एक बिजनेसमैन था, तो उसने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों को सोचा और उसने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू गिव यू 10,000 रुपीज बट एट 5% इंटरेस्ट। तो ये बात आप दोनों के बीच में तय हो गई थी कि ठीक है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो और मैं आपको बदले में 5% का इंटरेस्ट दे दिया करूंगा। उसने कहा ठीक है। अब मिस्टर स्मार्ट के लिए अगले काम क्या था? मिस्टर स्मार्ट ने ढूंढना शुरू किया कुछ ऐसे लोगों को जिनको सच में पैसों की बहुत जरूरत थी, और उसके सामने निकल कर आए 3 लोग, मिस्टर परेशान, मिस्टर दुखी और मिस्टर उदास। तो मिस्टर स्मार्ट ने यही 10,000 रुपए इन 3 लोगों में बांट दिए। कैसे? इसने मिस्टर परेशान को दिए 2,000 रुपए क्योंकि उसको सिर्फ 2,000 रुपए की ही जरूरत थी। उसने मिस्टर दुखी को दिए 3,000 रुपए क्योंकि उसको 3,000 रुपए की जरूरत थी, और उसने मिस्टर उदास को दिए 5,000 रुपए क्योंकि उसको 5,000 रुपए की जरूरत थी। बट क्या उसने इनको भी फ्री में दिए होंगे पैसे? नहीं। उसने इससे कहा कि मैं आपसे चार्ज करूंगा 6% का इंटरेस्ट, और इससे कहा कि मैं आपसे चार्ज करूंगा 7% का इंटरेस्ट, और इससे कहा कि मैं आपसे चार्ज करूंगा 8% का इंटरेस्ट। लो जी, पैसा किसका और मौज कौन ले रहा है? मिस्टर स्मार्ट। तो अब क्या हुआ, अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारे मिस्टर स्मार्ट ने 10,000 रुपए उधार लिए हैं 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि उसे भरना होगा 500 रुपए। बट वहीं पे उसने जब इस पैसे को बांटा तो उसने 2,000 रुपए पे 6% का इंटरेस्ट लगाया, यानी कि 120 रुपए। उसने 3,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगाया है 7% के हिसाब से, यानी कि 210 रुपए। फिर उसने 5,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगाया है 8% के हिसाब से, इसका मतलब 400 रुपए। वाओ!
अब देखे जरा इन्होंने कितनी कमाई कर ली है भाई। इन्होंने कमा ली है इंटरेस्ट 730 रुपए। 500 रुपए भरने हैं रिच को, यानी कि ये बदले में कितना पैसा इसको भरने वाले हैं 500 रुपए, जबकि वो कमा कितना रहे हैं 730 रुपए। तो बच्चे आप देख रहे हो इसने कितना पैसा कमा लिया है, इसने कमा लिए हैं 230 रुपए। पैसा किसका, रिच का। फायदा कौन उठा रहा है उसका, मिस्टर स्मार्ट। तो यही काम तो तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, वो तुमसे डिपॉजिट लेते हैं और बदले में तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं। कितना नॉमिनल इंटरेस्ट देते हैं वो तुम्हें, और तुम्हारे उसी पैसे को वो जब आगे किसी को उधार पे देते हैं तो उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और इन्हीं दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली यही होता है उनका प्रॉफिट। आप देखो ना, यहाँ पर 1% का डिफरेंस है, या 2% का डिफरेंस है, या 3% का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर स्मार्ट ने इस तरीके से पैसों को उधार में देकर कमाए 230 रुपए। तो आपके कमर्शियल बैंक बच्चे इसी तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट क्या मैम सिर्फ इतनी ही कहानी थी जो आपने हमें समझानी थी? नहीं, ये तो मैंने आपको ये समझाया हाउ अ कमर्शियल बैंक अर्न्स प्रॉफिट, कि एक कमर्शियल बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमाता है। बट इसके पीछे भी कुछ और भी बातें छुपी है। अब क्या हुआ मिस्टर स्मार्ट ने ना ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसा लेना शुरू किया और आगे उसी को उधार पे बांटना शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जिन लोगों से वो पैसा उधार ले रहा था वो अचानक से उसके पास आए और अपना पैसा वापस मांगने लगे। अब मिस्टर स्मार्ट कभी भी अपने जेब में पैसा नहीं रखते थे, उनके पास जैसे ही पैसा आता था वो सब में बांट दिया करते थे। वो लोग जिन्होंने उसे पैसा दिया था अब वो कहते हैं कि जी हमें तो हमारा पैसा वापस चाहिए, उन्हें स्कीम के बारे में पता चल गया। तो ऐसे में अब क्या करे मिस्टर स्मार्ट, कहां से पैसे का इंतजाम करे? क्यों? क्योंकि जिसको उसने पैसा दे रखा था क्या ऐसा जरूरी है कि वो उसको वो सारा पैसा वापस कर देंगे? नहीं। और पता है उसने ना बहुत सारे लोगों से पैसा लिया था, लेकिन उनमें से कुछ 3-4 लोग हैं जो उसके पास पैसा वापस मांगने के लिए आए। तो मिस्टर स्मार्ट ने अभी तो फिलहाल सिचुएशन को हैंडल कर लिया जैसे तैसे, बट आगे से उसने अपना एक नियम बनाया। उसने कहा कि मेरे पास ना जब भी पैसा आया करेगा मैं उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा ना जोड़ा करूंगा और अपनी जेब में रखा करूंगा, कि अगर कभी भी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि लोग पैसा वापस मांगने के लिए आ गए मेरे पास, तो एटलीस्ट मैं वो पैसा उठाकर उनको वापस दे सकूं। क्योंकि देखो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सभी लोग एक साथ मुझसे पैसा वापस मांगने के लिए आएंगे, है ना। तो मैंने जो एक एस्टिमेशन देखा है कि अगर मैं 10 लोगों से पैसा ले रहा हूं तो 2 ही लोग मेरे पास पैसा वापस मांगने के लिए आते हैं। तो उसने एक नियम बनाया कि जब भी मेरे पास कोई भी पैसा आएगा मैं उसका 20% जो है सेव किया करूंगा, मैं यानी कि मैं उसका बनाया करूंगा रिजर्व। ठीक। बट उसको अपनी एक आदत का और पता था कि जब उसको अपने हाथ में पैसा दिखता था ना तो बस वो बचा नहीं पाता था उस पैसे को। तो अगर वो 20% पैसा अपनी जेब में रख रहा था ना तो कहीं ना कहीं वो उस पैसे को इस्तेमाल करने लग गया था, तो उसको फिर चिंता सताने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो जो ये 20% का रिजर्व बनाएगा ना वो उसे 2 हिस्सों में बांटेगा। अब भाई देखो उसने क्या किया, 10,000 का 5% यानी कि 5,000 रुपए, यानी कि 500 रुपए तो उसने रखा अलग गुल्लक में, और उसी 10,000 का 15% विच मीन्स की 1,500 रुपए वो उसने रखा अलग गुल्लक में। भाई 10,000 का अगर वो 20% रिजर्व बनाता है तो वो कितना रिजर्व आता है 2,000 रुपए। तो उसने वही 2,000 रुपए 2 अलग अलग हिस्सों में बांट के अलग अलग गुल्लक में डाल दिए। अब उसने क्या किया, गुल्लक को क्या किया, उसने अपने पास रखा। मतलब ये उसने अपनी जेब में रखा कि अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, वे पैसा कमा किस ले रहा है, खर्च करने के लिए कमा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला पैसा उसने अपने पास रखा कि जब भी उसे कैश की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से पैसा ले लेगा। बट उसने 1,500 रुपए अपने पास ना रख के अपने दादाजी के पास, वो ना अपने दादाजी पे बहुत विश्वास रखता था और बहुत प्यार करता था अपने दादाजी से, तो उसने क्या कहा कि दादाजी मेरी ये एक गुल्लक है, ये आप अपने पास रख लो। मैं क्या करता हूँ इस गुल्लक में ना जब भी मेरे पास कोई पैसा आता है उसका 15% मैं इस गुल्लक में रखता हूँ। अब मैं ना इसको अपने पास इसलिए नहीं रखना चाहता कि अगर मेरे पास रहेगी तो भाई क्या होगा, मैं पैसे खर्च कर दिया करूंगा, तो इसीलिए आप इस पैसे को अपने पास रख लो। ठीक है, तो ठीक है, दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पैसे को अपने पास रख लेता हूँ, आप तुम्हारा ही पैसा है, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम इस पैसे को मुझसे ले लिया करना। ठीक है, तो उसने कितनी समझदारी से काम किया कि उसने 2,000 का रिजर्व भी बना लिया, उसमें से उसने 500 रुपए अपने पास रख लिए, 1,500 रुपए उसने क्या करा, दादाजी के पास सेव करके रखवा दिए ताकि वो रोज रोज उस पैसे का इस्तेमाल ना करे। तो ऐसे जितनी भी डिपॉजिट्स आती थी वो उसका यही काम करता था कि उसका 5% जो है वो अपने पास रखता था और 15% वो दादाजी को दे दिया करता था कि भाई कल को मेरे डिपॉजिटर मुझसे पैसा मांगने के लिए आते हैं तो मेरे पास पैसा है, मैं उनको पैसा
प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक, तो ये जो आपने पूरे मिस्टर स्मार्ट की कहानी समझी ना, एक्चुअल में कमर्शियल बैंक यही काम करते हैं। मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि उसने जो 2 रिजर्व बनाए थे, बेसिकली वो 2 रिजर्व क्या थे। जब मैंने आपसे कहा कि उसने 10,000 का 20% अलग से उठा के रिजर्व बनाने की सोची, तो वो टोटल जो 2,000 रुपए हैं वो है उसके लीगल रिजर्व रेशो, यानी कि हर कमर्शियल बैंक के ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अपने डिपॉजिट का, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आती है, उन्हें उसके लिए मेंटेन करने होते हैं कुछ रिजर्व्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक नेचुरल फैक्ट है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि डिपॉजिटर अपना पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल के भूल जाएंगे। हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी डेली की ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, तो वो अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बैंक के हाथों में कुछ पैसा होना चाहिए। तो हर कमर्शियल बैंक को ये कहा गया कि भैया आपको क्या करना है, आपको रिजर्व्स बनाने हैं। अब उन रिजर्व्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को नाम दिया गया कैश रिजर्व रेशो और दूसरे को नाम दिया गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये जो कैश रिजर्व रेशो है, ये क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ नेट टाइम एंड द डिमांड डिपॉजिट। अब आप सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। तो जो भी आपकी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो कि आरबीआई ही फिक्स करता है, वो आपको आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है एज अ रिजर्व। भाई आरबीआई ने कहा कि तुम्हारे पास रहेगा तो तुम खर्च कर दोगे, तुम उसे भी उधार पे बांट दोगे अपने लालच में, तो वो तुम पैसा हमारे पास रखोगे। कि अगर अब तुम 20% निकाल रहे हो तो उसमें से वही बात कि 1,500 रुपए तुम हमारे पास रखो और 500 रुपए तुम अपने पास रख सकते हो। तो बेसिकली आरबीआई कौन से वाला रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर? दादाजी वाला, कि दादाजी के पास आपने अपने कुछ पैसे, यानी कि जो भी आपकी टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज आपने हैबिट बना ली कि हमें अपने दादाजी को देने हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक भी क्या करता है, अपने डिपॉजिट का एक जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है वो आरबीआई के पास सबमिट करके रखता है। बट यार पैसों की जरूरत तो हमें खुद को ही पड़ सकती है ना, तो उसके लिए बनाया जाता है एसएलआर। ये भी एक परसेंटेज है नेट टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का, बट ये लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में है। लिक्विड एसेट्स मीन जिसको वही इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो, तो ये कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज और निकाल के रखते हैं, जिसे ये लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करके रखते हैं। बट ये किसके पास रहता है? ये कमर्शियल बैंक्स के पास रहता है, यानी कि ये पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। अब उन्होंने कहा कि सारा पैसा हमारे पास मत जमा करो, तुम्हारे खुद के हाथ में भी पैसा होना चाहिए, तो ये पैसा उन्हीं के पास रहता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था एलआरआर का, जहां पर हर कमर्शियल बैंक को ये कहा गया कि आपको रिजर्व्स बनाने होंगे। जब भी आपके पास टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स आएंगी, आपको उसका कुछ परसेंटेज साइड में उठाकर रखना है, उसको 2 हिस्से में बांटना है। उसका 1% तो आप आरबीआई के पास रखवाओगे और कुछ परसेंटेज आपको एसएलआर के पास रखवाना होगा। दोनों को जो डिसाइड किया जाता है वो आरबीआई के थ्रू, यानी कि आपका सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। बच्चे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ भी गया होगा कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 5% एसएलआर है या सीआरआर है, तो आप मुझे तुरंत आंसर दोगे कि मैडम ये 5% तो आप मुझे तुरंत आंसर दोगे कि मैडम ये जो 5% है ये एसएलआर है और ये जो 1,500 दादाजी के पास है वो सीआरआर है ना। मैं चाहती तो ना सीधा तुम्हें ये बता देती कि इस तरीके से कमर्शियल बैंक को रिजर्व बनाना होता है, 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक आरबीआई के पास रखा जाता है, एक कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, और 5 मिनट में कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता। बट तुम्हें पता है एग्जाम टाइम में ना बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज सीआरआर एंड व्हाट इज एसएलआर, और यही चीज जब असर्शन रीजन में पूछी जाती है तो वो तब भी कंफ्यूज होता है। ये जो एग्जाम्पल्स आपको बताए जाते हैं ना, उस एग्जाम्पल को बताने के पीछे हमारा एक रीजन ये है कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब क्या होता है ना कि आप एक नॉवल पढ़ रहे हो और आप उसी नॉवल को पिक्चराइज फॉर्म में देख रहे हो, जहां पर आपको कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं, तो वो नॉवल की बातें जो आपने पढ़ी होंगी वो इतनी आपको ध्यान नहीं रहती, जितना आपको वो नॉवल की अगर पिक्चराइजेशन दिखाई जा रही है तो वो आपको याद रहती है। तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म तक उन कॉन्सेप्ट को हमारे माइंड में रिटेन करने में मदद करते हैं। अब तुम इसको याद रखो एग्जाम्पल से, तुम मिस्टर स्मार्ट की कहानी को याद रखो, तो तुम जिंदगी में कभी भी सीआरआर और एसएलआर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट को दिल तक लेकर जाएं, अपने दिमाग और दिल दोनों में उतारें। तो मेरा मकसद यही होता है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू ना आप लोग उस चीजों के साथ कनेक्ट कर पाओ, उससे रिलेट कर पाओ। ठीक है बच्चे, सो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है तो क्रेडिट क्रिएशन समझने में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। यूं समझ लोगे अब तुम क्रेडिट क्रिएशन। तो चलो अब जरा क्रेडिट क्रिएशन को ही समझ लेते हैं।
चलिए सो बच्चों अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे विच इज मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो उसका एग्जैक्ट एग्जांपल को समझने से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि बेसिक थीम क्या है। सो क्रेडिट क्रिएशन कहता क्या है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट विच इज फार एक्सेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स। कहने का मतलब है कि क्रेडिट क्रिएशन या जिसको हम मनी क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट को क्रिएट करता है विच इज फार एक्सेस, यानी कि जो कि प्राइमरी डिपॉजिट से ज्यादा होती है। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिस्टर स्मार्ट थे वो कमर्शियल बैंक का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने किसी और के 10,000 रुपए का इस्तेमाल किया और उससे प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे थे उसका इस्तेमाल भी वो कर रहे थे किसी और को आगे लेंड करने के लिए, यानी कि किसी और को क्या कर रहे थे, पैसा उधार दे रहे थे। तो वो उसी 10,000 रुपए का इस्तेमाल कितनी बार कर रहे थे ना, और कितने अलग अलग तरीके से वो पैसा कमा रहे थे। तो बस बिल्कुल हमारा कमर्शियल बैंक भी यही करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी डिपॉजिट। अब ये प्राइमरी डिपॉजिट होती क्या है बच्चे? यहाँ पर ना आपको दो तरीके के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगी, एक होती है प्राइमरी डिपॉजिट और एक होती है सेकेंडरी डिपॉजिट। सपोज करो कि ये एक डिपॉजिटर है, ये अपने बैंक में एक पैसा जमा कराने के लिए आया। तो इसने जब पहली बार बैंक में, यानी कि जो यहाँ से इस डिपॉजिट का जो ओरिजिन है वो इस डिपॉजिटर से हुआ, तो इसने बैंक में जब पैसा जमा कराया तो ये है उसकी प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक ने इसी के डिपॉजिट का जब इस्तेमाल किया किसी और को उधार देने के लिए। अब बैंक जब हमें लोन देता है तो ये बहुत सीधी सी बात है कि वो हमें घर आके कैश नहीं देके जाता, वो हमारे बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करता है। तो यानी कि वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके के डिपॉजिट कर रहा है, और है कि बैंक के पास से हमारे पास पैसा आ रहा है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तरीके से तो हमारे अकाउंट में भी एक डिपॉजिट की जा रही है ना, तो वो डिपॉजिट कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है। तो एक बार वो डिपॉजिट जब थी तो वो प्राइमरी डिपॉजिट थी, जब उसी डिपॉजिट को दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया गया फॉर द लेंडिंग पर्पस तो वो बन जाती है सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, तो दो तरीके के डिपॉजिट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब आपने प्राइमरी डिपॉजिट जमा कराई थी बैंक के अंदर, उसी प्राइमरी डिपॉजिट को बढ़ा देता है हमारा कमर्शियल बैंक, किसकी हेल्प से? इस मनी क्रिएशन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो इसके साथ हम लेकर चलते हैं कुछ अजम्पशन। सो अजम्पशन नंबर 1 इज कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट है। अब यहाँ पे हम अलग अलग बैंक्स के बारे में तो बात नहीं कर सकते, तो मान के चल रहे हैं कि जब हम अपना एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम उस एक बैंक के थ्रू ही पूरे बैंकिंग सिस्टम को हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। दूसरी अजम्पशन है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं, यानी कि जो भी रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं वो सब बैंक के थ्रू रूट की जा रही हैं, और सारा का सारा पैसा एट द एंड कहाँ जमा करा दिया जाता है? बैंक में जमा करा दिया जाता है। अब ये तो अजम्पशन हुई हमारे क्रेडिट क्रिएशन की। उसी के बीच में क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्यों रिजर्व, क्यों डिपॉजिट का कुछ एक फ्रैक्शन ही आप एज अ रिजर्व रखते हो? क्यों सारा का सारा क्यों नहीं रख पा रहे हो? क्यों एक फ्रैक्शन ही आप रख रहे हो, ये 20%, 30%, 10% ही क्यों? सो बच्चे इसका जवाब ना मैंने आपको पीछे ही दे दिया था कि क्यों उसने सिर्फ 20% रखा, उसके पीछे उसका क्या माइंडसेट था। उसके पीछे उसका माइंडसेट ये था कि जितने भी डिपॉजिटर है, क्या सारे डिपॉजिटर एक ही दिन में पैसा मांगने आ गए थे या सारा पैसा मांगने आ गए थे? भाई जिसने 1 लाख रुपए दिया वो कहता है मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, और एक ही टाइम पे तो सारे डिपॉजिटर नहीं आए होंगे, अलग अलग टाइम पे आ रहे होंगे। तो इसीलिए सिर्फ एक फ्रैक्शन रख देने से ही हमारा काम हो जाता है। प्लस ऐसा तो नहीं है ना कि जब विड्रॉल्स हो रहे हैं तो डिपॉजिट्स नहीं हो रही होंगी, बट डिपॉजिट भी एट द सेम टाइम हो रही होंगी, क्योंकि एक कांस्टेंट फ्लो रहता है नेट डिपॉजिट्स का बैंक्स के अंदर। तो हम ये मानकर चल रहे थे कि यार देखो सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसा मांगने नहीं आएंगे और अपना सारा पैसा मांगने नहीं आएंगे, प्लस हमारे पास डिपॉजिट तो आती ही रहेंगी ना, तो वहां से हम उनका पैसा उनको दे सकते हैं। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व ना रखे, हम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ही एज अ रिजर्व रख लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर रिजर्व रख लोगे तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? ठीक है बच्चे, सो ये भी हमारा डाउट अब यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसके थ्रू हम क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को पूरा समझ लेंगे। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो हमने ये अभी लेट किया है कि सपोज हमारे पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो 1000 है और LRR जो हमें एडवाइस किया गया रखने के लिए वो 20% है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट हुई वो 1000 हुई। तो अब यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो क्या करेगा, इस 1000 का 200 यानी कि जो 20% है वो अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा,
और बचा हुआ 800 वो क्या कर देगा, किसी को लेंड कर देगा। या अब सपोज करिए कि उस 800 रुपीज का भी इस्तेमाल किया गया हमारी इकोनॉमी के अंदर किसी की पेमेंट करने के लिए। तो जब भी हम ये कह रहे हैं, हमने अजम्पशन नहीं माना कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो बैंक के थ्रू हो रही हैं, चाहे वो पैसा रिसीव किया जा रहा है चाहे वो पैसा पे किया जा रहा है, सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है। तो अब ये जो 800 रुपए का जो इस्तेमाल किया गया उससे भी क्या हुआ होगा भाई, किसी न किसी ने तो खर्च किए ही होंगे ये 800 रुपए, तो एक डिपॉजिट के रूप में ये फिर से हमारे बैंक के पास आ गए 800 रुपए। अब बैंक क्या करेगा, फिर से इस 800 रुपए का 20% यानी कि 160 रुपीज ये अपने पास रखेगा और 640 रुपीज ये क्या कर देगा, एज अ लोन किसी को प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके बाद ये 640 रुपीज से डिपॉजिट क्रिएट हुई, तो 640 रुपीज फिर से डिपॉजिट हुई, तो बैंक फिर से इसका 20% विच मीन्स 128 रुपीज अपने पास रखेगा और फिर से 512 रुपीज क्या है, फिर से हमारे पास लोन के लिए अवेलेबल है। तो बच्चे ये प्रोसेस तो चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक आपकी इनिशियल डिपॉजिट 0 नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, या मैं कहूं जब तक आपका रिजर्व आपकी प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं आ जाता। अब देखो बैंक ऐसे 20% रख रख के क्या कर रहा है, अपने पास वो 1000 रुपए इकट्ठे कर रहा है कि कल को अगर डिपॉजिटर आ भी जाता है पैसा लेने के लिए तो हमारे पास उतना पैसा है। तो जब तक आपका LRR आपकी प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं आ जाता, या मैं सिंपली कहूं कि जब तक प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि यहां तक इनिशियल डिपॉजिट 0 नहीं हो जाती तब तक ये जो हमारे साइकिल है ये चलता रहेगा। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा ये कब जाके रुकने वाला है, हम क्या पूरी टेबल बनाएंगे एग्जाम में? नहीं बच्चे, अब इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। अब यहाँ पर ना उन्होंने हमें 2 फॉर्मूलाज दिए इसी काम को करने के लिए। तो पहला उन्होंने फॉर्मूला दिया हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, या जिसे हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, MM यानी कि मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR। तो ये आपको ये बताएगा कि आपकी इनिशियल डिपॉजिट कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करूं तो हमारी LRR है 20%। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 100/20 विच मीन्स कि आपका जो पैसा है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने 1000 रुपीज की प्राइमरी डिपॉजिट करी है तो बैंक इस पैसे को 5000 के बराबर कर देगा, ठीक। और जब 5000 रुपए की डिपॉजिट होंगी तो उसका 20% यानी कि 1000, ये 1000 हमारा LRR होगा और 5000 में से 1000 अगर आप माइनस करेंगे तो 4000 का मिल जाएगा आपको लोन। तो बेसिकली अगर आपको ये मिल गया तो बाकी दोनों तो आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा एक और तरीका है, अगर हमें टोटल क्रेडिट क्रिएशन जानना है तो हमारी इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, हम इससे भी ये काम कर सकते हैं। सेम ही चीज आएगी। आपने इसका आंसर यहाँ पर निकाल लिया है 5, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये भी आपका कितना निकल कर आया, ये आपका कितना निकल कर आया, वही 5000 जो हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो बस कुछ नहीं है, अगर आपको ये 2 फॉर्मूलाज पता हैं तो भी आप अपना ये टेबल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन। कुछ नहीं है प्रोसेस के अंदर, सिंपल सी बात है कि जो भी हम प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं बैंक क्या करता है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रिजर्व में रखता है, बाकी बचा हुआ लोन दे देता है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक आपके रिजर्व्स आपके प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाते। अब अगर हमें ये जानना हो कि कितने टाइम से हमारी मनी मल्टीप्लाई हुई है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/LRR। बच्चे ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये तो जरूर पढ़ के जाओ तुम, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इनिशियल डिपॉजिट कितनी रही होगी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी मनी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/LRR करके तुम्हें ये पता चला कि 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। अब 5 टाइम्स अगर इंक्रीज हुई तो तुम्हें पता था ना कि प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, तो 5 टाइम्स का मतलब 5000। 5000 का 20% कितना रिजर्व क्रिएट किया होगा, 1000। और ये 1000 देखो किसके बराबर निकल कर आ चुका था, तुम्हारी प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर। अब 5000 में से 1000 माइनस करोगे तो इसका लोन कितने का दे रहोगे, 4000 का, ठीक। डायरेक्टली क्रेडिट क्रिएशन निकालना है तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, तो उससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बस एक आखिरी बात और सुनते जाओ कि क्रेडिट मल्टीप्लायर और LRR में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर और LRR में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब जितना तुम्हारा LRR बढ़ता जाएगा तुम्हारा मनी क्रिएशन उतना ही कम हो जाएगा। क्यों, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप रिजर्व रखोगे आपके पास पैसा लेंड करने के लिए कम बचेगा, तो मल्टीप्लाई भी फिर कम ही होगा, ठीक है। सो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो बस आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हुआ, विच इज
मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ चुका होगा और अब तुम बिना याद किए खुद से ये पूरा टॉपिक लिख सकते हो। मुझे इस बात पर विश्वास है कि अगर तुमने ढंग से लेक्चर सुना है तो तुम खुद बिना देखे इस पूरे टॉपिक को लिख सकते हो। बस एक बार तुम पढ़ोगे बुक में से और उसके बाद तुम खुद लिख लोगे। और मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज एक बार लिख कर देख भी लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल का क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, सो बच्चे मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक इसको पक्का कर लेना तुम, इसमें तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।